तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डी क्लासेस के अंदर। हम आपको यहाँ पर ऑनलाइन पूरी की पूरी अकाउंट्स की क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका दोबारा से स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मेरे दोस्तों, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए ये सेकंड वीडियो यहाँ पर बन रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी जो थ्योरी है उस थ्योरी के 5 चैप्टर हैं। हम वो 5 चैप्टर अलग अलग ना कर हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की एक पूरी सीरीज निकालेंगे, जिसमें 5, 6, 7 जितने भी वीडियोस बनेंगे उस वीडियो के अंदर आपके वो 5 चैप्टर थ्योरी के कवर हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, चैप्टर वाइज न चलकर ये पूरा एक ही टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कुछ भी नाम हो सकता है इसका। इसके अंदर पूरी की पूरी थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर बुक के हिसाब से नहीं चलता हूँ। मेरा मतलब है बुक में जो आपको फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, जैसे डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, फिर आपको लिमिटेशंस, और इस तरीके से यूं टॉपिक बना हुआ है मेरे दोस्तों। मैं उस हिसाब से ना चलकर, मेरा खुद का एक तरीका है, मैं उसी तरीके से ही पढ़ाऊंगा। मेरे पे विश्वास रखिए, आप मेरे तरीके से पढ़ते जाएंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या कुछ खास है आपके लिए। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरे दोस्तों अकाउंटिंग प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस। अब आप देखेंगे कि जो आपके बुक के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस नेक्स्ट टॉपिक नहीं है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पर मैं यहाँ पर पहले आपको अकाउंटिंग प्रोसेस कराऊंगा, पहले मैं आपको बुक कीपिंग अकाउंटिंग करवाऊंगा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ूंगा। देखिए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ है क्या एक्चुअली में, जब तक आप उसके फायदे, नुकसान और उसके मोटिव कैसे बता सकते हैं। भाई, एक बेसिक सी बात है, अगर ये जो पेन है, अगर जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये पेन काम क्या करता है, जब तक आप इसके फायदे और नुकसान कैसे बता पाओगे। बस मैं इसी टेक्निक पे चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दोस्तों अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग में तुम करोगे क्या क्या, तब आपको उसके फायदे और नुकसान अपने आप समझ में आ जाएंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस है क्या, सबसे पहले उसको एक डायग्राम के तरीके से समझते हैं। तो देखो, ऐसा है कि किसी भी चीज़ को बनाने का या किसी भी काम को करने का अपना एक तरीका होता है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, प्रोसेस बोलते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है, चाय बनानी है भैया हमारे को, ठीक है, तो चाय छोड़ो यार, वो 2 मिनट में मैगी बहुत बनती है आजकल ऑनलाइन। तो मैगी का भी उसने क्या प्रोसेस बताया, टीवी पर ही वो हमारे को ऐड के अंदर ही बना के बताया था कि देखो 2 मिनट में हम मैगी बना देंगे। कैसे बनाएंगे, पहले आप पानी डालो, फिर उसको गर्म कर दो, फिर उसमें मैगी डाल दो, फिर उसके अंदर क्या डाल दो, मसाला डाल दो, और उसको इतनी देर उबाल दो, लो आपकी मैगी होगी भैया तैयार। बस, तो फिर उसका बनाने का भी तो क्या एक प्रोसेस है ना। क्या आप इस प्रोसेस को उल्टा कर सकते हो? नहीं कर सकते। उल्टा कर दोगे इस प्रोसेस को तो आपकी मैगी नहीं बन पाएगी। क्या आप इस प्रोसेस में से कोई एक चीज, कोई एक आइटम मिस कर सकते हो? नहीं। अगर आपने इनमें से कोई भी एक आइटम मिस करा तो आपकी मैगी नहीं बन पाएगी। अगर आपने पूरे प्रोसेस में से पानी को निकाल दिया भैया, तो आपकी क्या मैगी बन सकती है क्या भैया? नहीं बन सकती। यानी प्रोसेस का मतलब हो गया कि कोई भी आपको काम कर रहा है तो उस काम को करने का जो तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा वो कहलाएगा आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर देखो, ऐसा है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को क्या करना पड़ता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स क्या होते हैं मेरे दोस्तों, ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन का मतलब है मेरे दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में आपने कुछ भी सामान खरीदा है या कोई भी सामान बेचा है, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों ही किस में काउंट होते हैं मेरे दोस्तों, ट्रांजैक्शन में काउंट होते हैं। किसी भी रीजन से अगर आपके पास में पैसा आया और किसी भी रीजन से आपके यहाँ से पैसा गया, तो वो किस में काउंट होएगा मेरे दोस्तों, ट्रांजैक्शन के अंदर काउंट होगा। अब जरूरी नहीं है कि पैसा आना और जाने को ही ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शन है जिसमें ना ही तो पैसा आएगा और ना ही पैसा जाएगा, फिर भी वो क्या कहलाएगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो उसे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई। अब आप बोलेंगे यार, जब उसमें पैसा नहीं तो आ रहा है नहीं जा रहा है, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे होगी? देखिए, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसलिए हो गई क्योंकि आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर
कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्डिंग है आपकी जिसमें आप बिजनेस करते हैं, उसको आप क्या देते हैं मेरे दोस्तों, रेंट देते हैं उसका, आपने वो बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है। तो भैया आपको रेंट देना था, अगर आपने रेंट दे दिया उसको तब भी वो क्या कहलाएगी, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाएगी। और अभी तक आपने उसको रेंट नहीं दिया है मेरे दोस्तों, तो ये जो आपका बकाया रेंट है इसको हम आउटस्टैंडिंग रेंट बोलते हैं। ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही है, क्योंकि हम उस रेंट को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो जिन भी ट्रांजेक्शन को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो ना मेरे दोस्तों, वो क्या कहलाएगी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कहलाएगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, और हम ऐसी ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं मेरे दोस्तों, आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद में इसको क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मेरे दोस्तों सबसे जो पहला है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, उस अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एक बार आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपकी, वो सेकंड स्टेप क्या है मेरे दोस्तों, रिकॉर्डिंग। आप क्या करते हो, उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। अब रिकॉर्ड आप कहाँ कर सकते हो, तो यहाँ पर हमें कुछ बुक्स बताई गई है जिनके अंदर आप क्या करोगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। तो जो सबसे पहली बुक है मेरे दोस्तों, वो यहाँ पर है जर्नल। ध्यान से सुनना, जनरल नहीं है, जर्नल है। तो यहाँ पर जो पहली बुक है वो क्या है, यहाँ पर जर्नल है। उसके बाद में कुछ सब्सिडरी बुक्स है, वो है कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल्स, बिल्स रिसेबल और जर्नल प्रॉपर। ये सारी की सारी क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, आपकी सब्सिडरी बुक्स कहलाती है। अब देखो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो मैंने दो बुक्स का नाम ले दिया, एक बुक तो हो गई आपकी जर्नल और एक बुक हो गई सब्सिडरी बुक। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे तो या तो जर्नल बनेगी या फिर क्या बनेगी, सब्सिडरी बुक्स। अब या फिर से क्या मतलब है, या फिर से मेरे दोस्तों ये मतलब है कि अगर आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो आप क्या करोगे, एक ही बुक बनाओगे जिसका नाम लिख दोगे भैया जर्नल। और अगर आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आपकी उस एक बुक से काम नहीं चलेगा, आपको सेपरेट बुक्स बनानी पड़ेगी सेपरेट ट्रांजैक्शंस के लिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स बोलेंगे। मैंने आपको ध्यान हो लास्ट क्लास के अंदर आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने आपको सब्जी लेने भेजा था। एक्चुअली मैंने नहीं भेजा था, आपकी मम्मी ने आपको सब्जी लेने भेजा था, जिसमें हमने एक थैला था, उस थैले के अंदर सारी की सारी सब्जियां हमने भर ली थी। हमने आलू भी भर लिए थे, प्याज भी भर लिए थे, टिंडे भी भर लिए थे भैया, टमाटर भर लिए, सब उसके अंदर भर लिया मेरे दोस्तों। तो ये जो आपने थैले में भरा है ना मेरे दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, आपका जो एक जो थैला है जिसमें आपने सारी ही ट्रांजेक्शन भर ली, उसे हम क्या बोलेंगे भैया, जर्नल। तो ये जो थैला था ना उसका नाम क्या था मेरे दोस्तों, जर्नल। तो जर्नल की खास बात क्या है, जर्नल ये चीज़ नहीं देखती कि वो कौन आलू है, कौन टमाटर है, कौन प्याज है, वो क्या करता है, सबको अपने अंदर भर लेता है। बिल्कुल सेम चीज़ ऐसी है, जो जर्नल बुक है वो भी ये नहीं देखेगी कि आप परचेस कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, आप एक्सपेंस कर रहे हो, कोई खर्चा कर रहे हो, कोई पैसा आ रहा है, कोई पैसा जा रहा है। इन सब भेदभाव से ऊपर उठ के जर्नल क्या करेगा, सबको अपने अंदर समाहित कर लेगा, मतलब सबको लिख लेगा। बट अगर मैं आपको जो सब्जी लाने की जो क्वांटिटी है वो अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा बता दूं, आपको बोलूं यार आपको 10 किलो तो प्याज लाने हैं, 15 किलो आलू लाने हैं, तो क्या आपका उस एक थैले से काम चल जाएगा क्या? नहीं चल सकता ना मेरे दोस्तों। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट थैले बनाने पड़ेंगे। आलू के लिए अलग थैला बनाना पड़ेगा, प्याज के लिए अलग थैला लेना पड़ेगा और दूसरी चीज़ों के लिए अलग अलग थैले लेने पड़ेंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही करना है। अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो आपका जर्नल से काम नहीं चलेगा। आपको क्या बनानी पड़ेगी मेरे दोस्तों, सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ेगी। तो सब्सिडरी बुक्स के अंदर 8 सब्सिडरी बुक्स है मेरे दोस्तों। उसमें सबसे पहली बुक आती है भैया कैश बुक। अब यहाँ पर कैश बुक की क्या खासियत है भैया, कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा वो आ जाएगा किसके अंदर, कैश बुक के अंदर। अब कैश इन्वॉल्व होगा से मेरा मतलब है आपने चाहे परचेस करी हो, चाहे आपने सेल्स करी हो, चाहे आपने कोई एक्सपेंस करा हो, चाहे आपकी कोई इनकम हुई हो, अगर उसमें पैसा आया या पैसा गया तो वो ट्रांजेक्शन कहाँ आ जाएगी मेरे दोस्तों, कैश बुक के अंदर। जैसे आपने 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस करा तो वो जो 10,000 रुपीज़ का गुड्स है वो किसके अंदर आ जाएगा मेरे दोस्तों, कैश बुक के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही आपने वही गुड्स 15,000 रुपये में क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो वो कहाँ पर आ जाएगी, एंट्री कैश बुक के अंदर आ जाएगी। तो फिर आप बोलोगे कि सर परचेज भी हम कैश बुक में लिख रहे हैं, सेल्स भी कैश बुक में लिख रहे हैं, एक्सपेंस भी कैश बुक में लिख रहे हैं, तो ये परचेज बुक में क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों। तो ऐसा है कि परचेज बुक में मेरे दोस्तों पर सारी परचेज नहीं आती है।
परचेज बुक का मतलब ये नहीं है कि आप सारी की सारी परचेज लिख दोगे। परचेज बुक का मतलब है कि वी रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज इन परचेज बुक। आपको परचेज बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी परचेज लिखनी है मेरे दोस्तों? क्रेडिट परचेज लिखनी है, यानी जो आपने उधारी में जो आपने परचेज करी है ना, सिर्फ वही आएगी मेरे दोस्तों कैश बुक के अंदर। और कैश परचेज कहां पर आ जाएगी? कैश बुक के अंदर। अभी अभी मैंने बताया आपको कि जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व है वो किसके अंदर आ जाएगा? कैश बुक के अंदर आ जाएगा। तो क्रेडिट परचेस के अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है, कैश का लेन देन नहीं हुआ है, आपने किसी से उधारी में माल परचेस कर लिया है, इसमें आपने कैश अभी तक उसको नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसको कैश बुक में तो लिख नहीं सकते। तो कहां लिखेंगे? तो क्योंकि ये परचेज है तो इसलिए हमने इसके लिए क्या बना दिया? एक अलग बुक बना दी और उसके हमने क्या नाम दे दिया मेरे दोस्तों? परचेज बुक। तो परचेज बुक डू नॉट इन्वॉल्व ऑल द परचेज, परचेज बुक ओनली इन्वॉल्व क्रेडिट परचेज। ठीक है ना? बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना मेरे दोस्तों। यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतनी चीज ध्यान रख लेना कि परचेज बुक में सारी परचेज नहीं लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी परचेज लिखनी है? क्रेडिट परचेज लिखनी है। इसके बाद में आ गया मेरे दोस्तों सेल्स बुक। तो जो सेम नेचर परचेज बुक का है वही सेम नेचर यहाँ पर सेल्स बुक का भी है, यानी यहाँ पर सेल्स भी सारी की सारी सेल्स यहाँ पर नहीं आएगी मेरे दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल आएगी? बिल्कुल सही पहचाना आपने, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स आ जाएगी मेरे दोस्तों, क्योंकि कैश सेल तो कहाँ पर चल जाएगी? कैश बुक के अंदर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कैश बुक डू नॉट इन्वॉल्व ऑल द सेल्स, इट इन्वॉल्व ओनली क्रेडिट सेल। ठीक है ना? बात समझ में आ गई। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में आता है भैया परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अरे यार तुम तो देखो यार, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग वैसे ही खूब करते हो कि नहीं करते हो? कभी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सबसे सामान तो मंगाया ही होगा तुमने। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो सामान मंगाना चाहते हैं वो सामान ना आके कुछ और आ जाता है, या फिर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाता है, XYZ कोई भी रीजन से हम क्या कर देते हैं? उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं। अब क्योंकि हमने परचेस करा है वो प्रोडक्ट और हमने उस परचेस करे हुए प्रोडक्ट को क्या कर दिया? दोबारा से रिटर्न कर दिया XYZ रीजन से, तो यहाँ पर वो कहलाएगी हमारी परचेज रिटर्न। तो अगर ऐसी किसी भी तरह की कोई भी परचेज रिटर्न है तो वो यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक के अंदर आ जाएगी। इसके बाद में हम बात करें किसकी? सेल्स रिटर्न बुक की। तो सेल्स रिटर्न बुक का वही है भैया, हमने तो माल खरीद के हमारे पास में रखना नहीं है, हम क्या करते हैं? उस माल को आगे सेल कर देते हैं। तो हमने किसी को गुड सेल करा और हो सकता है हमने गलत गुड सेल कर दिया हो या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल कर दिया हो, तो हमारे पास भी वो गुड्स रिटर्न वापस आ सकता है। जो हमारा कस्टमर है उसने क्या कर दिया? हमारे को वो गुड्स वापस से रिटर्न कर दिया, तो वो सेल्स जो हमारी वापस से रिटर्न हो गई है वो क्या कहलाएगी? सेल्स रिटर्न, और आ जाएगी वो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर यहाँ पर मेरे दोस्तों। इसके बाद में एक बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल बुक है मेरे दोस्तों। वैसे तो ये आपको मुझे समझाना चाहिए पर मैं आपको ये अभी नहीं समझाऊंगा। वो इसलिए नहीं समझाऊंगा मेरे दोस्तों, इसका एक चैप्टर था अलग से बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके, जो कि आपके कोर्स से अब हट गया है। अब पिछले 2 सालों से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो एक चैप्टर था वो अब आपकी बुक में नहीं है। ये दोनों बुक्स जो हैं उसी से रिलेटेड थी, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाते हो उसको। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि जो बिल्स पेएबल है, उस बिल्स पेएबल ऐसे बिल हैं जिसके लिए आपको क्या करनी है? पेमेंट करनी है। तो अगर ऐसा कोई बिल है जिसके लिए आपको पेमेंट करना है तो वो किसके अंदर आ जाएगा भैया? बिल्स पेएबल बुक के अंदर आ जाएगा। और ऐसा कोई बिल है जिससे आपको पैसे रिसीव होने वाले हैं वो कहलाता है भैया बिल्स रिसीवेबल। तो ऐसा कोई बिल है तो वो आपको किस में लिखना पड़ेगा? बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखना पड़ेगा। मेरे दोस्तों इसका एक बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर था जो आपके कोर्स से हट गया है, तो इसलिए मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं हूँ। जो आपके कोर्स में अभी नहीं है तो अभी अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। जब आप और स्टडीज़ करेंगे, आप सीए, सीएस या सीयूटी का पेपर देंगे, तब अगर जब ये चैप्टर आएगा तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे बुक की तरफ जिसका नाम क्या है? जर्नल प्रॉपर। तो देखो ऐसी ट्रांजेक्शन जो ना ही तो कैश बुक में आई, ना ही परचेज बुक में आई, ना ही सेल्स बुक के अंदर आई, ना ही वो परचेज रिटर्न, नहीं सेल्स रिटर्न, नहीं बिल्स पेएबल और नहीं बिल्स रिसीवेबल बुक में आई, तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो इन सातों बुकों में आने से रह गई है वो सारी ट्रांजेक्शन अब किस में आ जाएगी मेरे दोस्तों? जनरल प्रॉपर में आ जाएगी। तो जनरल अलग है और जनरल प्रॉपर अलग है। पहली चीज तो ये अपने दिमाग को अच्छे से बैठा लेना। अब जो जनरल प्रॉपर है उसमें कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी जो इन सातों बुक्स में आने से रह गई है? क्या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन भी होती है क्या मेरे दोस्तों? हाँ देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अगर आपको रेंट पे करना था अपनी बिल्डिंग का और आपने अभी तक रेंट पे नहीं करा है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे? एक ट्रांजेक्शन मानेंगे।
तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड। अब देखो, अगर हम रेंट दे देते, पे कर देते, तो कैश इन्वॉल्व हो जाता, तो हम किस में लिख देते, कैश बुक में लिख देते। पर अभी तक हमने दिया तो है ही नहीं रेंट, तो क्या हम कैश बुक में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगी। क्या हमने कोई गुड्स परचेस करा है, नहीं, हमने गुड्स भी परचेस नहीं करा, तो परचेस बुक में भी नहीं आ सकती। क्या कुछ सेल करा है, क्या सेल भी नहीं करा, सेल्स बुक में भी नहीं आ सकती। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल में तो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल में तो आएगा ही नहीं। अब ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन हो गई जिनको इन सातों बुकों ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अपने गेट बंद कर लिए, नहीं भैया हमारे यहाँ पर एंट्रेंस आपको नहीं देंगे। तो भैया आप क्या करेंगे, अब इसको कहाँ कर देंगे, जिसका कोई नहीं उसका एक, जनरल प्रॉपर। तो हम इसको कहाँ लिख देंगे, जनरल प्रॉपर में। यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, मेरी रिकॉर्ड हो जाएगी। एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक डेप्रिसिएशन करके वर्ड अगर आपने सुना हो मेरे दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो अब सुन लो यार। देखो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक वर्ड है, एक टर्म है, अकाउंटिंग टर्म है, जो कि काम में ली जाती है फिक्स असेट्स की प्राइस में कमी होने के कारण। अगर आपके पास में कोई फिक्स्ड एसेट्स है और उसकी प्राइस में क्या हो रही है मेरे दोस्तों, फॉल आ रहा है, कमी आ रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। देखो कमी आती ही आती है। जैसे मान लो मैंने कोई भी एसेट परचेस करी, यहाँ पर फिक्स एसेट से मेरा मतलब है जैसे बिल्डिंग हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, जैसे कार हो गई, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, फिक्स एसेट्स कहलाती है मेरे दोस्तों। तो मेरे पास में मान लो कार है, मैं कार परचेस करके लेके आया हूँ और अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, काम में ले रहा हूँ। मैंने साल भर चला ली, 2 साल चला ली, 3 साल चला ली उस कार को। अब अगर मैं उस कार को बेचने जाऊंगा तो क्या मुझे वो प्राइस मिलेगी जिस प्राइस में मैंने उसको खरीदा था। मैंने अगर वो कार 10 लाख रुपए में खरीदी थी, तो अब 3 साल बाद अगर मैं उसको बेचने जाऊंगा तो क्या वो 10 लाख रुपए में वापस बिक जाएगी क्या, डेफिनेटली नहीं बिकेगी। आप बोलोगे यार सर कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। अरे नहीं, देखो ऐसा है, नहीं बिकेगी, मैं मानता हूँ नहीं बिकेगी। या तो 5 लाख में बिकेगी, या 6 लाख में बिकेगी, या 7 लाख में। कुल मिला के क्या क्या हो रहा है, देखो अब उसकी प्राइस में कमी आ गई ना। तो ये जो कमी आई है मेरे दोस्तों, इसके कमी आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम डेप्रिसिएशन को डिटेल्ड में, इसका एक अलग से चैप्टर है मेरे दोस्तों, जो तुम्हारा सर खा जाएगा, ऐसा बेहतरीन सा चैप्टर है वो। तो अपन इसको डिटेल में तो तब समझेंगे उस चैप्टर के अंदर। फिलहाल आप सिर्फ डेप्रिसिएशन का मतलब समझ लो कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। आपके फिक्स्ड असेट्स की प्राइस में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज और एब्जॉर्प्शन और एफ्लेक्स ऑफ टाइम और चेंज इन फैशन, फैशन चेंज हो गया आपका, तब भी क्या होता है, आपकी उसकी प्राइस में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ये जो कमी आई है मेरे दोस्तों, ये कैश की कमी नहीं है, तो इसलिए इसमें हमारा कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, इसलिए कैश बुक में नहीं आएगा। ये कोई परचेज नहीं है, इसलिए परचेज बुक में नहीं आएगा। ये कोई सेल्स नहीं है, इसलिए सेल्स बुक में नहीं आएगा। इसके बाद में परचेज रिटर्न बुक में और सेल्स रिटर्न बुक में तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये नहीं आने वाले इन सातों में से किसी भी बुक में। तो फिर ये कहाँ जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये चल जाएगा यहाँ पर जर्नल प्रॉपर में। तो इसी के साथ में जो हमारा रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है मेरे दोस्तों, वो यहाँ पर खत्म होता है। अब देखो रिकॉर्डिंग वाले के अंदर क्या बोल रहा है ये, अब देखो ये रिकॉर्डिंग वाले में आगे क्या बोल रहा है, ये अब हमारा जो स्टेप है यहाँ पर, जो सेकंड पॉइंट है जो हमारा, वो सेकंड पॉइंट खत्म हो चुका है। हमने सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करा, और आइडेंटिफाई करने के बाद में हमने क्या कर दिया भैया, उसको रिकॉर्ड कर दिया, या तो जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया या फिर सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। एक बार रिकॉर्ड होने के बाद में फिर ये ट्रांजेक्शन कहाँ चल जाती है आपकी, फिर ये ट्रांजेक्शन नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है मेरे दोस्तों, क्लासिफिकेशन में एक बुक बनती है जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों, लेजर। अब लेजर का सीन क्या है, एक सेकंड, जो लेजर का सीन ये है मेरे दोस्तों कि जो आपकी लेजर है वहां पर ये जो जनरल एंट्री आपने जितनी भी करी है, इस जनरल एंट्री का क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है। हमने जितनी भी जनरल एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करी ना मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी जनरल एंट्री ट्रांसफर होके कहाँ पर आ जाती है, लेजर के अंदर। यहाँ पर वो सारी जनरल एंट्री ट्रांसफर होके आ जाती है। किस तरीके से बनेगी लेजर और क्या क्या किस तरीके से ट्रांसफर होता है, ये सारी चीजें बाद में समझने की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका मेरे दोस्तों इसका एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये हो जाती है मेरे दोस्तों हमारी थर्ड स्टेप, ये हो जाती है यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेप कंप्लीट। और थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका नाम क्या है,
समराइजिंग मेरे दोस्तों। अब देखो समराइज करने का मतलब क्या होता है? समराइज करने का मतलब होता है मेरे दोस्तों निचोड़ निकालना। आप क्या कर रहे हो? अपने पूरे साल का क्या निकाल रहे हो? निचोड़ निकाल रहे हो। यहाँ पर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपको पूरे साल में यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जो समराइजिंग है, उस समराइज का काम क्या है? समराइजिंग का काम है यहाँ पर रिजल्ट निकालना। क्या रिजल्ट निकालना? कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, और आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अभी क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट और लॉस पता करना है मेरे दोस्तों, तो दो अकाउंट बनाए गए हैं आपके लिए। एक हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, एक हो जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये अलग से आपके लिए कोई अकाउंट नहीं है, ये एक शीट है। ये सिर्फ सपोर्टिव का काम करता है। किसके लिए? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर दो अकाउंट बन रहे हैं, एक बन रहा है ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों अकाउंट आपके कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को शो करेंगे। जो ट्रायल बैलेंस है वो सिर्फ इनका सपोर्टिव की तरह काम करेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं बैलेंस शीट की मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट है वो एक शीट है, एक अकाउंट नहीं है। ये बैलेंस शीट क्या बताती है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताती है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। चले अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो आगे बढ़ने पर ऐसा है कि हमने क्या कर लिया? सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करा, उसके बाद में क्या कर दिया? हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। और रिकॉर्ड करने के लिए दो बुक्स थी हमारे पास में, या तो हमने जर्नल में रिकॉर्ड करा या फिर हमने सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर लिया। एक बार रिकॉर्ड करने के बाद में अब हम इसको कहाँ पर ट्रांसफर करा था? लेजर के अंदर ट्रांसफर करा था, जिसको हमको क्या बोलते थे? क्लासिफिकेशन बोलते थे। ट्रांसफर करने के बाद में अब हम क्या कर रहे हैं? उसकी समराइजिंग कर रहे हैं। समराइजिंग में हमने 3 अकाउंट बनाया, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, एक P&L अकाउंट बनाया और एक बैलेंस शीट बनाई। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को शो करते हैं, और बैलेंस शीट जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को यहाँ पर शो करती है। तो हमने अब रिजल्ट निकाल लिया है हमारे बिजनेस का। हमारे बिजनेस का रिजल्ट निकल चुका है, या तो हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें यहाँ पर लॉस निकल के आया है। ये सारी इंफॉर्मेशन निकलने के बाद में अब हम इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे भैया? अब इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे, इस पर एनालाइज करेंगे। तो इसको एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? हम हमारे एनालिसिस पर्पस के लिए और रिसर्च पर्पस के लिए काम में लेंगे। और सिर्फ हम ही काम में नहीं लेंगे, हम क्या कर देंगे? इसको कम्युनिकेट टू यूजर्स। हम इसको उन लोगों को भी क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे, उन लोगों को भी कम्युनिकेट कर देंगे जिन लोगों को क्या होगी? इनकी ज़रूरत होगी। इसे हम बोलेंगे इंटरप्रेट या कम्युनिकेट टू यूजर्स। और यहाँ पर जो यूजर्स हैं, वो यूजर्स का अलग से टॉपिक है, अभी हम पढ़ेंगे। यूजर्स में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसे कि हम किन किन लोगों को इनकी ज़रूरतें पड़ सकती है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है मेरे दोस्तों। अब जब आपने अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर ही दिया है, तो लगे हाथ ही यार हम यहाँ पर ना अकाउंटिंग प्रोसेस को ही देखते देखते अकाउंटिंग प्रोसेस में ही क्या करते हैं? हम एक छोटा सा टॉपिक, छोटा नहीं है मतलब वो दिखने में छोटा टॉपिक है, पर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों। आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, आपके पीटी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक क्या है भैया? ये टॉपिक ज़रा देखें। ऐसा है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर ना, यार ये गड़बड़ कैसे कर रहा है? एक सेकंड रुकना ना। चलिए, इसके बाद में हम बढ़ते हैं यहाँ पर। देखो, अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना, देखा जाए तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ये हो गया फर्स्ट, और ये रिकॉर्डिंग हो गया आपका सेकंड, और ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका थर्ड। उसके बाद में ये जो समराइजिंग वाला पार्ट है ये आ गया आपका फोर्थ, और एक एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटेड टू यूजर्स ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। तो हमारा जो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है मेरे दोस्तों, वो 6 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइडेड है। अब हम इसको क्या करते हैं? 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इक्वल डिवाइडेशन नहीं करेंगे, हमारा डिवाइडेशन अलग तरीके से होगा। ये देखो, अभी हम कलर सेलेक्ट करते हैं ये, और हम इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। यार हम लाइन खींच सकते हैं क्या? क्योंकि हमसे सीधी लाइन तो खींचेगी नहीं, मुझे पता है। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। देखो यार, मैंने इनके बीच में, इनकी दोस्ती में क्या डाल दी? दरार डाल दी, रेड कलर की दरार। ये दरार डल रही है। अरे यार, चलो ठीक है, ठीक है, दरार डाल दी मैंने। अब देखो, दरार मैंने डाल दी, और दरार डाल के इस पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मेरे दोस्तों? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, और ये हो गया यहाँ पर मेरे दोस्तों सेकंड पार्ट।
और इन दोनों पार्ट को मैं अलग अलग नाम दे देता हूं और इसको मैं नाम देता हूं क्या, बुक कीपिंग। और इसको मैं नाम देता हूं अकाउंटिंग। तो मेरे दोस्तों, ये जो मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस है, इस अकाउंटिंग प्रोसेस को ही अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो कहलाएगा बुक कीपिंग और जो सेकंड पार्ट है मेरे दोस्तों वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर अकाउंटिंग कहलाएगा। अब देखो यार, ऐसा है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है। फर्स्ट पार्ट में आ रहा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, और आ रहा है इसमें रिकॉर्डिंग, और आ रहा है क्या इसमें, क्लासीफाइंग। तो अगर मैं बोलूं कि आपकी जो बुक कीपिंग है, वो बुक कीपिंग में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, तो वो क्या है, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसके बाद में रिकॉर्डिंग और उसके बाद में क्लासिफिकेशन। और मैं आपसे पूछूं कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, तो अकाउंटिंग क्या आ रहा है, अकाउंटिंग के अंदर आ रहा है मेरे दोस्तों समराइजिंग और एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टू यूजर्स। ये आपका आ रहा है मेरे दोस्तों अकाउंटिंग के अंदर। फिर देखो, पहले बुक कीपिंग आई या पहले अकाउंटिंग आई, तो ऑब्वियस बात है पहले हमने रिकॉर्ड करा, उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन करा, उसके बाद में हमने क्या करा, इसका समराइजिंग करा। तो यहाँ पर बुक कीपिंग जो है वो आपको क्या बन जाती है, प्राइमरी स्टेज हो जाती है, और एनालिसिस की हो जाती है मेरे दोस्तों सेकेंडरी स्टेज हो जाती है। तो मैं आपको बताने लग गया हूँ क्या, डिफरेंस बिटवीन। तो क्यों ना डिफरेंस बिटवीन को हम इसके परफॉर्मे के अंदर ही समझे। तो देखो यार, इसके परफॉर्मे को लेके आते हैं तुम्हारे सामने। आ जाओ भैया परफॉर्मा, आ जाओ। अरे इतना अंधेरा क्यों है भाई, सबसे पहले तो इसको हटाओ। अब इसके बाद में वापस आ जाओ। ये देखो, कुछ आया है तुम लोगों के सामने, जरा इसको गौर से देखो, ये क्या बोलता है। ये ऐसे बोल रहा है कि देखो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया बुक कीपिंग और एक क्या हो गई मेरे दोस्तों, अकाउंटिंग। तो देखो यहाँ पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग चल रहा है। तो देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के लिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है स्कोप, इट इज कंसिडर्ड विद रिकॉर्डिंग। देखो क्या क्या आ रहा है इसमें, इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करता है और सबसे पहले तो रिकॉर्ड करता है और उसके बाद में क्या करता है, उसको क्लासीफाई करता है, बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग, इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। इसके बाद में अब सेकंड सेकंड जो बात है वो आपकी क्या बोल रहा है, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जो बुक कीपिंग है वो क्या आपका बिल्कुल बेस है और आपकी बिल्कुल क्या है मेरे दोस्तों, प्राइमरी स्टेज है। इसके बाद में हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग की। तो अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज, इट includes secondary stage of analyzing and interpreting financial informations। तो यहाँ पर जो स्टेज की अगर हम बात करें, तो बुक कीपिंग क्या है, एक प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। आगे बढ़ते हैं नेचर एंड जॉब, इट इज़ रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर, और इसके बाद में इट इज़ एनालिटिकल इन नेचर। देखो ऐसा है कि अकाउंटिंग आपको रोज करनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन भी क्या होती है मेरे दोस्तों, डेली बेसिस पे ही होती है। तो आपको डेली बेसिस पे क्या करनी पड़ेगी, उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और उसको क्लासीफाई करनी पड़ेगी। पर वो जो समराइजिंग वाला पार्ट है ना मेरे दोस्तों, वो रोज रोज नहीं होता, वो होता है कब, साल के लास्ट में। साल का लास्ट कब, 31 मार्च। तो वो सारा का सारा कार्यक्रम कब किया जाता है, साल के लास्ट में किया जाता है। तो वो एनालिटिकल वर्क है, वो रिसर्च वर्क है, वो आपका डेली बिजनेस का काम नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका डेली बिजनेस का जो काम होता है वो आपका क्लरिकल स्टाफ करता है और वो काम थोड़ा सा ईजी भी होता है कंपेरेटिवली टू एनालिटिकल वर्क। तो यहाँ पर आपका ये जो रूटीन वर्क है वो क्या कहलाएगा, आपका बुक कीपिंग, और जो एनालिटिकल वर्क है वो क्या कहलाएगा, आपका अकाउंटिंग। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नॉलेज और रिक्वायरमेंट। तो देखो नॉलेज और रिक्वायरमेंट की बात करूं तो जो क्लरिकल वर्क होता है उसमें कोई बेसिक सा बंदा भी क्या कर सकता है, यहाँ पर काम कर सकता है। अगर मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग की बात करूं, सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात करूं, तो एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी, टैली हमारे यहाँ पर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, अकाउंटिंग का वर्क करता है। तो वो कोई भी जो नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट होता है ना मेरे दोस्तों, वो भी महीने और 2 महीने का कोर्स करके वो सीख के, और एक बेसिक से रिकॉर्डिंग करना तो सीख ही जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती बुक कीपिंग के अंदर। बट अगर बात आ जाती है मेरे दोस्तों एनालिटिकल के अंदर, तो एनालिटिकल के अंदर या एनालाइज के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर हम क्या कर पाएंगे, हमारे को स्किल्ड बंदा चाहिए, वहाँ पर तो कॉमर्स का ही आदमी चाहिए, वहाँ पर कोई और काम नहीं कर सकता।
रिसर्च का काम वो नहीं कर सकता, फाइनल समरी बनाने का काम वो कोई और बंदा यहाँ पर नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजिंग एंड पोस्टिंग। यहाँ पर अगर आपको एक जरा सी जनरल नॉलेज भी है अगर अकाउंटिंग की और उसके प्रिंसिपल की, तो भी आप यहाँ पर एक तरीके से आपका काम चल जाएगा, आप कर लेंगे। पर आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग के अंदर इट रिक्वायर्स थ्रू आउट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर आपको भैया नॉलेज की ज़रूरत चाहिए यहाँ पर हमारे को अकाउंटिंग का वर्क करने के लिए। अब स्किल रिक्वायरमेंट, एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के लिए एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग करना आता है, दैट्स इट। पर अगर आपको क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है, तो अकाउंटिंग में तो भैया सारी स्किल चाहिए, उसमें अकाउंटिंग की स्किल भी चाहिए और उसमें एनालिटिकल स्किल भी चाहिए यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर हमने आपके इस वीडियो के अंदर 2 टॉपिक निपटाए हैं और वो दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, मेरा विश्वास करो आप। ये दोनों टॉपिक में से क्वेश्चन 110% आएगा आपके अभी एग्जाम्स के अंदर। तो आपको क्या क्या निपटा दिया मैंने आपका निपटाया मेरे दोस्तों अकाउंटिंग प्रोसेस, और मैंने निपटाया आपका बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अगर वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस आने के चांसेस 95% है, ये जो डिफरेंस बिटवीन लिखा है ना मेरे दोस्तों, आपकी बुक में ही मेंशन है, आप चाहें तो उससे देख सकते हैं, वरना इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ऐसा है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस बिटवीन जो है उसके 95 से 99% चांसेस है आने के, और जो अकाउंटिंग प्रोसेस है लगभग उसके भी 90% चांस है आने के। तो यहाँ पर ये जो दोनों टॉपिक हैं, ये दोनों टॉपिक ने क्या कर दिया है, आपका काफ़ी सारा जो मार्क्स हैं वो कवर यहाँ पर वो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज जो है वो रखता है। तो मेरे दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करके डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अकाउंटिंग प्रोसेस और बुक कीपिंग। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, बुक से एक बार देखना है, एक बार आप अपने खुद के अगर आप एक बार आप नोट्स बना लोगे ना, नोट्स बनाने का मतलब हो गया भैया जो आपको बुक में इंपॉर्टेंट दिखा या जो हमारे वीडियो में यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इससे अगर आप खुद के हाथों से लिख देंगे भैया दोस्तों, वही क्या हो जाता है, यहाँ पर नोट्स हो जाते हैं। तो अगर आप खुद के नोट्स यहाँ पर बना लेते हैं ना मेरे दोस्तों, तो वो पक्का काम हो जाता है, आपको भी रिविजन करने में बहुत ज़्यादा क्या होगी, आसानी होगी उसके अंदर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।